पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना, 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, 0 कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी किस तरह से डिजामिनेट करती है हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो इसके अंदर वर्क करता है। डाटा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, डाटा मैनेजमेंट हमारी जो डाटा का जितना भी मैनेज कर रही है उस टेक्नोलॉजी को कौन सी चीज मैनेज कर रही है, कौन लेकर आगे मूव करवा रहा है। नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क आ जाता है। इंटरनेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जितने भी हमारे पास नेटवर्क होते हैं इनके इंट्रानेट, एक्सट्रानेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब चीजों के साथ इसका कनेक्शन बिल्ड करवाया जाता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म दैट सिस्टम इज बिल्ट ऑन। ऐसा प्लेटफॉर्म ये हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम एक सिस्टम बिल्ड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना इसमें हम लोग क्या सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, आईटी का सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द इंटीग्रेशन एंड कन्वीनियंस थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट। क्या कन्वीनियंस थ्योरी दी गई है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज प्रेजेंट द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ MIS consisting in the integration and convergence approach by the analysis of 3 main parts of the development। अच्छा, वो कहता है कि इसका मेन जो पार्ट है ना वो यही है कि हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन देखनी है कि हमने कैसे कन्वर्जेंस लेके चलनी है, और इसके अंदर 3 पाथ दिए गए हैं। नंबर 1 पे आता है इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ लोकल सिस्टम्स आर्किटेक्चर। जितने भी लोकल सिस्टम आर्किटेक्चर है उनके अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है ये उसके अंदर बनाता है। फिर फंक्शनैलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू द करंट नीड्स, कितनी भी करंट नीड्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है उसको फुलफिल करवाया जाता है। एक्सपेंशन, हमने जितनी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग इसके अंदर रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन क्या होता है? वो आइडियोलॉजी साइंस है जिसके अंदर रहते हुए हमने अपने फंक्शनल एलिमेंट्स बाय यूजिंग रिलेशन में अपने रिलेशन को देखते हुए वर्क करवाना होता है जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एज अ होल। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पूरे सिस्टम को देखते हुए वर्क कराता है। इंटीग्रेशन इज हियर अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ consolidation and merging of pictorial particular different class characters and forms of interrelated elements in order to create a functional entity resulting in the usefulness and efficiency which are greater than each of the parts acting separately। के मतलब हर पार्ट सारे सिस्टम का कुछ पार्ट देखते हैं, कुछ पोर्शन पे हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, फिर उसके अंदर देखते हैं फर्दर वर्किंग आगे ली जाती है। इनकी फंक्शनल एंटिटी को देखा जाता है काम कैसे जा रहा है, फिर वो एक्टिंग में हमें हर पार्ट को चेक करना होता है कुछ फर्दर पार्ट के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के अंदर कन्वर्जेंस आते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस कंसिस्टिंग इन द फॉर्मुलेशन similar feature with the regard to construction, function and appearance of various groups of system functions under the same environmental conditions regardless of adopted specific innovation solution। कि मतलब जितनी भी करते हैं कि हमें कितनी सहूलत मिलती है, काम को हम लोग कैसे लेकर चलते हैं, उसकी अपीयरेंस आती है, उनकी फंक्शनैलिटी को या उनकी कंडीशन को रिकॉर्डलेस अपॉइंटेड करते हैं अपनी इनोवेशन सोल्यूशन में देखते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मेशन डाटा इनटू नॉलेज प्रोसेस। पहले इसकी डायग्राम को देखें। इसमें हमारे पास क्या काम है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है अंदर इसमें काम किया आई केस, यानी कि पहले टेबल ऑफ आइडेंटिफाइड वेरिएंट्स बनाया गया, टेबल ऑफ रीजन वेरियस अकर्स
क्या रीजन आएंगे इन टेबल को देखते हुए उसके अंदर फर्दर क्या वर्किंग है। ब्लैकबोर्ड ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर रिडक्शन ऑफ द बैरियर्स, कितने रिडक्शन एंड बैरियर्स है उन चीजों को अंदर रखते हुए वर्क करवाया, काम को देखा है, डिसीजन मेकिंग को लेकर चले हैं, डाटा किस तरह से ये सारा सिस्टम वर्क किया। अब हम इसकी जो 1 बाय 1 हमने स्टेप्स हैं सारे मूव किए उनको देखते हैं। डाटा एक्यूमुलेशन यानी कि एक्यूमुलेट किया, पूरा स्टेप देखा गया। नेक्स्ट बाय प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग इट इज स्टोर्ड इन डाटा वेयर हाउस, ठीक है डाटा वेयर हाउस में उसको स्टोर करवा दिया। फिर डाटा अंडर गोस ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रिपेयर इट फॉर ए डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर रहते हुए किस तरह से इसको वर्क करवाया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द डिटेल्ड एनालिसिस यानी कि 1 बाय 1 पूरे स्टेप्स का एनालिसिस किया गया। एनालिसिस इज परफॉर्म्ड विद द यूज ऑफ ऑटोमेटिक सर्च टूल, के जितने भी ऑटोमेटिक सर्च टूल्स हैं वो उसके ऊपर लगाए हैं। कंपैरिजन डाटा फंड्स विद मॉडल्स ऑफ बिहेवियर रिएक्शंस स्टोर्ड इन इंटेलिजेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह से हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। द अल्टीमेट आउटकम ऑफ सच कंपैरिजन इज एन असेसमेंट ऑफ यूजफुलनेस of generalized information for management process and accumulation of such information along with data in the knowledge base, कि एक ही नॉलेज बेस के अंदर रहते हुए हमने कितना कंपैरिजन किया, अपनी यूजफुलनेस इंफॉर्मेशन देखिए, उनकी मैनेजमेंट देखिए, उनकी accumulation किस तरह से है, पूरा एक सिस्टम बनाते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे आगे लेकर गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस हमारा 1 बाय 1 हम देख रहे हैं। ये देखें पहले हमें सबसे पहले आया पूरी डायग्राम हमने देखी, वो इसके साथ आया कि हाँ ये डाटा एक्यूमुलेट करा आइडेंटिफाइड को। नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारे पास वो ये देखें, ये यहाँ पे आता है कि टेबल के रीजन बनाते हैं जिसके अंदर हमने कहा कि प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर उसके बाद आए इसने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे उसके अंदर आई केस आ जाता है कि आपके टूल्स कैसे नजर आ रहे हैं, किस तरह से इसके अंदर वर्किंग की जा रही है, तमाम केसेस के अंदर उसकी वर्किंग को देखा जाता है। अब उसके बाद जब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हमें यहाँ पे कंपैरिजन मॉडल की तरफ लेकर जाया जा रहा है। फिर जब नेक्स्ट आते हैं तो यानी कि हमने वर्क कर लिया है, अब उनका ब्लैक बोर्ड मेथड्स आ रहे हैं जो कि प्रिजर्वेशन मेथड्स को दिखाते हैं। देन हम लोग डिसीजन मेकिंग के बाद आते हैं अब आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट, इसमें कौन कौन से आते हैं, इंटरेक्टिव क्वेश्चनिंग मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें यूजर लैंग्वेज को देखते हुए हमने क्वेश्चंस लगाने होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चनर्स के बाद आती हैं डाटा कलेक्शन, जो कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डाटा को कलेक्ट करते हुए उनके अंदर एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस देते जाते हैं। फिर डाटा कैटेगराइजेशन आती है जो कि न्यू वन हमने कंपैरिजन में करने, तो कंपैरिजन विद डाटा कलेक्शन एडिंग न्यू काम करते हुए प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर सॉल्विंग मेथड्स कनेक्शन देखे जाते हैं, कौन कौन से ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आएंगे। जब हमने ऑटोमेटिक सॉल्विंग प्रॉब्लम के प्रॉपर वन case tool where we have no ready solution, modify system or making new part it, हाँ जी हमने अपने सिस्टम को मेक करना है, फिर उसके अंदर रहते हुए फर्दर वर्किंग करानी है। अब सोल्यूशन बेस्ड मेथड सोल्यूशन, अच्छा पहले हमें हमारे पास आता है इंटरेक्टिव क्वेश्चनर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में सबसे पहले यही आया कि अपने सिस्टम को देखते हुए हमने क्वेश्चनर डिजाइन किया कि हमारा आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, किस तरह से आएंगी, उनका प्लान क्या होगा, कैसे वर्क करेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा डाटा कलेक्शन यानी कि आइडेंटिफाई करना है हमारे प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर रहते हुए हम किस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हैं या हमने कौन सी चीज डिजाइन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैटेगराइजेशन यानी कि उसकी सिलेक्शन करनी है, किस टाइप का डाटा हमने सिलेक्ट करना है, विच न्यू वन। फिर अब आते हैं हम कंपैरिजन पे, जो कि डाटा को हमारा शो करवा रहा है यहाँ पे कि ये डाटा को हमारे कंपैरिजन लेके आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम की वैल्यूएशन करने के लिए कि हमने जितना भी प्रॉब्लम प्रॉपर वे से सॉल्व किया है कि नहीं किया। फिर हम जब ऑटोमेटिक सॉल्वर पे आते हैं तो ये आई के सॉल्वर पे लेके जाता है, हमें बताता है कि हमारा सिस्टम जो है वो उसको प्रॉपर वे से सॉल्व कर चुका है। फिर मॉडिफाई सिस्टम में क्या आता है, हमने आई केस को देखा था कि हमने आई केस को यूज करके सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सोल्यूशन बेस के अंदर क्या आता है, सोल्यूशन के अंदर सिस्टम को बेस करवा रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एंड हो गया, फर्दर वर्किंग खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारे अंदर ये चीजें आती हैं, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स को देखते हुए इस चीज को अंडरस्टैंड करवाती है। ये हमने 1 बाय 1 करके आर्किटेक्चर सिस्टम कंपोनेंट्स के सारे पॉइंट्स देखे और साथ में हमने दूसरे पीछे पॉइंट्स देखे नॉलेज डिस्कवरी। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होती है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजमेंट टर्बन ने एक डेफिनेशन दी थी, अ प्रोसेस दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, डिसमिनेट एंड ट्रांसफर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड
and expertise that are part of organization's memory that typically reside within the organization in an unstructured manner। कि एक ही कंपनी के अंदर रहते हुए अनस्ट्रक्चरली कैसे चीज़ों को देखा जाता है कि आपको एक पूरे प्रॉपर वे में ही चीज़ मिल रही है, उसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड मैनर चीज़ को डिफाइन किया जाता है। क्रिएटिंग ऑफ नॉलेज अनेबल्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायनामिक लर्निंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर की जाती है। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग नॉलेज, एक्सप्लोरिंग इट इन फॉर्मल मैनर। अच्छा ठीक है, आप इसमें आइडेंटिफाई करना, नॉलेज को एक्सपर्ट करना फॉर्मल मैनर में, फिर एक्सप्लोर बाय वी यूज फॉर सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एक्सचेंज अमंग पर्सन एंड द एबल ऑफ ग्रो। किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और एबल ऑफ अपनी ग्रो करने के काबिल बना सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉलेज इक्विजिशन। नॉलेज इक्विजिशन में क्या आता है कि इसमें स्टोर करने डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, बेस्ट प्रैक्टिस आती है, अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डेवलप करते हैं ऑनलाइन एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट्स को, नेटवर्क को, कि ऑनलाइन जितने भी हमारे पास एक्सपर्ट नेटवर्क सिस्टम है वो इसके अंदर डेवलप किए जाते हैं। क्रिएटिंग नॉलेज, ट्रैकिंग डाटा फ्रॉम टीपीएस एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज या टीपीएस यानी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू इस पर डाटा को ट्रैक किया जाता है कि डाटा किधर मौजूद है, कहाँ तक पहुँच गया, कितनी उसके ऊपर फर्दर वर्किंग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉलेज स्टोरेज। नॉलेज स्टोरेज में डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेसेस आ जाती हैं। रोल ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनमें स्पोर्ट डेवलपमेंट, इनकरेज रिवार्ड for development of paneled knowledge storage system, encourage development of corporate wide schemas or for indexing documents, reward employees for taking time to update and store documents properly। जो स्पोर्ट डेवलपमेंट है उसके अंदर प्लान किया जाता है स्टोरेज सिस्टम के अंदर इंकरेज करते हैं डेवलपमेंट को कॉपरेट करने के लिए, वाइड स्कीमास को एक्सटेंडिंग इंडेक्स नंबर वाइज करने के लिए, और रिवार्ड जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर लें, और अरेंज करने के बाद उनको एक हम लोग रिवार्ड पेश करते हैं कि हाँ जी आपने काम अपना वक्त से परफॉर्म किया। अब नॉलेज मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट आते हैं, स्टोर, ट्रांसफर एंड अप्लाई। क्रिएट, स्टोर, ट्रांसफर एंड अप्लाई ये मेन फीचर्स हैं। नॉलेज मैनेजमेंट की वैल्यू में कौन सी रॉ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन आ जाती है, एक्विजिशन, स्टोरेज, डिजामिनेशन एंड एप्लीकेशन। एक्विजिशन में हमारे पास पहले आती है डिजामिनेशन। डिजामिनेशन में पोर्टल्स आ जाते हैं, कुछ ईमेल रिपोर्ट्स, ईमेल की रिपोर्ट्स डाली जाती हैं, सर्च इंजन यानी कि गूगल वगैरह, किसी कोलैबोरेशन टूल्स जो कि इसको देखने में काम करते हैं। डायलॉग डिजामिनेशन टूल में क्या आती है, इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी शेयर मैनेजमेंट है मैनेजर को हेल्प करते हैं मेंशन कर सकें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। एप्लीकेशन कौन कौन सी हो सकती है, न्यू बिजनेस प्रैक्टिस की, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट से हमने कोई भी चीज़ न्यूली इन्वेंट करने का हमें नॉलेज के बारे में इस चीज़ के बारे में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर फर्दर वर्किंग परफॉर्म करानी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉलेज मैनेजमेंट वैल्यू से डाटा एंड इंफॉर्मेशन एक्विजिशन, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, डिजामिनेशन, एक्वायर नॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती है स्टोर, डिजामिनेशन एंड नॉलेज डिस्कवरी, डाटा माइनिंग, न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिथम, नॉलेज वर्क स्टेशन, एक्सपर्ट नॉलेज नेटवर्क्स। आगे हमारे पास आते हैं कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज डाटाबेस, इंटीग्रेट इंटरनेट पोर्टल्स, पुश ईमेल्स, सर्च इंजन, कोलैबोरेशन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंटरप्राइज सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, नॉलेज कल्चर, कम्युनिटी प्रैक्टिस, पर्सनल नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल नेटवर्क आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल टीम्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, न्यू आईटी बिजनेस स्किल्स। ये सारी चीज़ें जितनी भी ना फीडबैक में आती हैं, इसका बेसिक मीनिंग है कि नॉलेज मैनेजमेंट टुडे इन्वॉल्व बोथ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज एंड अ होस्ट ऑफ एनेबलिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की। ये तमाम चीज़ें इन सब चीज़ों को देखते हुए बनाई जाती हैं कि कितनी मैनेजमेंट हमने लेनी है, क्या हमने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, किस तरह से लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इंक्रीजिंग रिजल्ट्स। हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, नॉलेज इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिटरमिनेट रिजल्ट, व्हेन इट इज यूज्ड इट इज नॉट कंज्यूम्ड, इट्स कस्टमर कैन ऐड टू इट एंड देन इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो मतलब जितना भी नॉलेज है ना वो आपके पास उतना जब इंक्रीज होता जाता है, वो कभी भी डिक्रीजिंग की फॉर्म में नहीं जाता। फ्रेगमेंटेशन में लीड एंड नीड टू रिफ्रेश, हमारी जितनी भी डाटा उसको फ्रेगमेंट करने की जरूरत महसूस होती है। कंटिन्यूअली हम मेंटेन करते हैं सोर्सेज को, कम्पिटेटिव एडवांटेज में अनसर्टेन वाली कहते हैं
डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज देयर टू मैनी इंटेंजिबल एसेट्स के हमारे पास बहुत से एसेट्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। अनसर्टेन वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसका हमें पता नहीं हमारे लिए बेनिफिट्स आ सकते हैं। शेयर टाइमिंग, नॉलेज आ सकते हैं जो कि चीज़ों को देखते हुए आगे लेके जाते हैं। रिपोर्टेड इन टाइम के हमें जितना भी रूट करना है हमें विद इन टाइम के अंदर रहता है। वैलिडिटी, नॉलेज को देखने के हमने नॉलेज सही एक्सप्लोर किया, काम को सही लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर रहते हुए हमने चीज़ को आगे मूव करवाना है। ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज, अच्छा अब जब हम डाटा से इन्फॉर्मेशन आता है वो प्रोसेस हो जाता है। नॉलेज क्या होता है, वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बन जाती है टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज, फॉर मस्ट नॉलेज पर वो यही कह रहा है कि मुझे पता हो कि नॉलेज हमने लगाना क्या। अगर एक इंजीनियर उसको पता है मेरी फील्ड क्या है, मैंने किस फील्ड में जाके वर्क करना है, तो विजडम चाहता है अपने मंदी के साथ रहते हुए कोलैबोरेटिव इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आ जाती है। नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्व देयर व्हेन एंड हाउ, वेयर, व्हेन एंड हाउ, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने अप्लाई करते हुए काम करना है। नॉलेज हाउ टू डू things effectively in ways or other organizations cannot duplicate is primary source of profit and competitive advantage that cannot be purchased easily by competitors। हम लोग अपने कंपिटिटर से अच्छी तरह जो है इफेक्टिवली वर्क तब उस सूरत में कर सकते हैं अगर इसका कोई जो डुप्लीकेशन है वो मौजूद ना हो किसी भी सोर्स का। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग यानी कि सेल्फ लर्निंग, जो कि डिस्क्राइब किसको करते हैं, गैदर, क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। इन प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में क्या देखी जाती है, प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइजेशनल लर्न गेन एक्सपीरियंसेस थ्रू कलेक्शन ऑफ डाटा, मेजरमेंट, ट्रायल एंड एरर, फीडबैक, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एक्सपीरियंस करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, मेजरमेंट्स आते हैं, ट्रायल ली जा सकते हैं, एरर ली जा सकते हैं, फीडबैक, एडजस्ट बिहेवियर to reflect experiences, क्रिएट करना है न्यू बिजनेस पैटर्न, मैनेजमेंट, डिसीजन सिस्टम, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि हमने न्यू बिजनेस का प्रोसेस बनाना है, फिर उनका पैटर्न देखना है, प्रोसेस को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें सेल्फ लर्निंग करते हैं। उसके अंदर गैदर, क्रिएट, पहले हमने डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद क्रिएट करना है, नॉलेज अप्लाई करते हुए अपने पर्पस को अचीव करना है। ये हमारा बेसिक पर्पस होता है। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल का जहाँ पे वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि हमने पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना है अपने आप को और उनके साथ अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वर्किंग में इस चीज को लेकर आना होता है। इसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी डिटेल्ड वर्क आता है वो क्या आता है कि हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर ट्रांसफर्ड बिजनेसेस, ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेसेस, किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम जितना भी होता है उसको हम बिजनेस में कैसे लेके जा सकते हैं। इंक्रीज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट 10% to 15%, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी to customer demands, shifts in media and advertising through emails, blog, Google Ads, new laws and cyber laws। ये कहता है ये टेक्नोलॉजी 4 मेथड उसने हमें बताए हैं कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को ट्रांसफर करते हैं किसी भी बिजनेस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपनी जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाते हैं, 10% से 15% तक इंक्रीज करते हैं अपनी डिपॉजिटनेस को। कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक अपने मीडिया या एडवर्टाइजमेंट जितने भी हमारे चल रहे हैं यानी कि ब्लॉग्स, इंफॉर्मेशन, गूगल एड्स, जीटीसी न्यूज के लास्ट, साइबर ला, इन सबको लगा के हम आगे से आगे अपना काम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज में। इंटरनेट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑन ग्लोबल स्केल। अच्छा, इंटरनेट में हमारे पास क्या होती है कि जितनी भी ग्लोबल सेल्स हैं ये उनको आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है कि और हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ों का सामना करने में कौन से ऑपरेशनल कॉस्ट में या किन चीज़ों में हमें कमी या पेशी आती है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। रिड्यूस्ड ग्लोबल रिड्यूस ग्लोबल आ जाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट, हमारी ग्लोबल लेवल पे ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस में क्या आता है, पूरी दुनिया के साथ हमारी मार्केट प्लेस वैल्यू कस्टमर कस्टमर सप्लायर्स, फाइंडिंग लोअर कॉस्ट सप्लायर्स, मैनेजिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अदर कंट्रीज। हाँ जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जितने भी लो कॉस्ट के सप्लायर्स हैं उनको मैनेज करना है, उनकी प्रोडक्ट फैसिलिटी को, फिर उसके बाद वैलिडिटी जितनी भी हमारी है यानी कि जो उस चीज़ को बना रही है दूसरी कंट्रीज में सप्लाई कर रही है या उनका जो काम चला रही है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है उसको हम लोगों ने मैनेज करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन द इमर्जिंग फुली डिजिटल फॉर्म कौन सी आ जाती है, सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप्स आर डिजिटली enabled and
मीडिएटेड। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जितनी भी सिग्निफिकेंट का जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना। हमारा जितना भी डाटा है वो इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप बनाता है, अनेबल करता है हमारे मीडिया को किसके साथ कि हम लोग अपना बिजनेस रिलेशनशिप जो होता है उसको इंक्रीज कर सकें। कोर बिजनेस प्रोसेस आर अकॉम्प्लिश थ्रू डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क के थ्रू हम अपने बिजनेस का जो प्रोसेस है अकॉम्प्लिश यानी कि फॉरवर्ड अपने बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। की कॉर्पोरेट एसेट्स आर मैनेज डिजिटली। जितना भी एसेट्स है हमारा उनको हम डिजिटली मैनेज करते हैं, यानी कि हमने उनके लिए पेपर वर्क मैनुअली नहीं करना, सारा काम कंप्यूटराइज्ड करते हैं। इसको हम की कॉर्पोरेट एसेट्स कहते हैं कि जो हमारे मैनेज करवा रहे हैं चीजों को। डिजिटल फंड्स ऑफर ग्रेटेस्ट हाँ देती हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हाँ जी, यहाँ पे जितनी भी डिजिटल फंड्स हैं वो हमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस एक ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा देते हैं। इनमें टाइम शिफ्टिंग, स्पेस शिफ्टिंग, ईटीसी, ये सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एबिलिटी टू यूज information technology and ability to implement corporate strategies and achieve corporate goals. Business funds invest heavily in information system to achieve six business बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। यहाँ पे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि जितना भी हमारी इंडिपेंडेंस है एबिलिटी को यूज करने की इंफॉर्मेशन में, या फिर वो एबिलिटी जो कि हमारी स्ट्रेटेजी के साथ कोऑपरेट करवाती है, हमारे डाटा को आगे से आगे लेकर जाती है, वो हैवीली इंफॉर्मेशन सिस्टम को अचीव करते हैं। उनके 6 बिजनेस स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 operational excellence, number 2 new product services and business models, number 3 customers and suppliers intimacy formality, then number 4 improved decision making, number 5 competitive advantage, नंबर 6 सर्वाइवल। अब नंबर 1 पे जो है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ऑपरेशनल से मुराद ये है कि हमने उसकी फंक्शनैलिटी उसके ऑपरेशंस को देखना है, उनको जज करना है। एक्सीलेंस से मुराद के बेहतरीन अंदाज में उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए काम को आगे लेके जाना। यूज एज टूल टू अचीव हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हमें ये टूल्स एंड हायर एफिशिएंसी जो होगी उसको देखते हुए वर्क को आगे लेके जाना है कि हमारी जो एफिशिएंसी है ये चीज़ है वो कैसे वर्क कर रही है, वो एफिशिएंटली चल भी रही है कि नहीं चल रही, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, किस तरह से वो काम को आगे लेके जा रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल। अब जब न्यू का नाम आया तो हमने जितनी भी न्यू प्रोडक्ट बनाई उनकी सर्विसेज देनी, उनके बिजनेस मॉडल्स को बिल्ड करना है। म्यूजिक इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मॉडल्स ईजी। अच्छा, यहाँ पे MELKE पे ये क्या है, ये मॉडल्स के नाम है, ये वो इंडस्ट्रीज के नाम है जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये मॉडल्स को क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं कस्टमर्स एंड सप्लाई फॉर्मेलिटी। ये ग्लोबलाइज, ये वो सर्विसेज हैं जो हम पूरी दुनिया में अगर कोई ऑपरेट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई फंक्शनैलिटी दे रहे हैं तो हम उसके साथ किन चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है, किन मुश्किलात का, तो उसके अंदर रहते हुए हम काम करते हैं। कस्टमर्स एंड सप्लाई फेमिलियरिटी आ जाती है। फेमिलियरिटी मतलब एक जैसा होना। होटल कीप कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, अमेजोन कस्टमर ट्रैकिंग आ जाती है। कस्टमर्स की ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखा जाता है कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो किस तरह रखते हुए आगे चीज़ों को लेके जा रहा है। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है चीज़ के अंदर, फैसला कुन अंदाज में काम कैसे चलना है। बेस्ट गेसेस विथ राइट डिसीजन। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने गेस जो है वो बेस्ट लेना है, डिसीजन आपका राइट होना चाहिए। इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं थ्रू राइट इन्फो एट द रेट ऑफ राइट टाइम, यानी कि आपने राइट इन्फो ली है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ली है और ट्रू टाइम पे जाके आप उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे हैं। कंपिटेटिव एडवांटेज वो एडवांटेज होता है जो पूरी दुनिया के साथ आपको कम्पीट करवा रहा है, आपकी थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह बेटर वे में लेके जा रहा है। डूइंग द थिंग्स बेटर देन अदर्स, हाँ जी, हमारी जो थिंग्स हैं या ज़रूरतें हैं, चीज़ें, उनको दूसरों की निस्बत ये बेहतर बनाता है, उनके अंदर फैसिलिटीज पैदा करता है कि हमारी चीज़ें आगे से आगे कैसे मूव कर सकती हैं। अब आते हैं सर्वाइवल। जहाँ पे सर्वाइवल हो जाए तो सर्वाइवल का जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो ये है हमारे पास कि किसी चीज़ को रहते हुए हमने सर्वाइव करना, उनकी चीज़ों को समझना कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसी के अंदर रहते हुए कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करना। IT इज नेसेसरी आइटम टू सर्वाइव ईजी बैंक। हाँ जी, IT क्या है, बहुत ही नेसेसरी आइटम है जिसके बगैर हम क्या अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी चीज़ों को इन्वॉल्व किए बगैर आगे नहीं चला सकते। इसमें बैंक्स में IT का होना बहुत जरूरी है, तभी हम ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह ETC फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस टूडे, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रोल है बिजनेस के टूडे। द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या क्या है बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव,
सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस है। यानी कि ये वो टूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आपके किसी सॉफ्टवेयर के साथ डीलिंग कराते हैं, फिर उन सॉफ्टवेयर के साथ आपको काम करते हैं। तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपका हार्डवेयर भी होना चाहिए, फ्री आप कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर टेलीकम्युनिकेशन के इंटरनेट चाहिए। ये सारी चीजें आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए काम को परफॉर्म करवाते हैं। There is a growing interdependence between a firm's information system and its business capabilities. Changes in strategy, rules, and business process has increasingly required changes in hardware, software, databases, and telecommunication. Often, what the organization would like to do depends on what its system will permit it to do. जब हमारा सिस्टम ग्रो करता है, वो किसके अंदर डिपेंड करते हुए ग्रो करता है? एक फर्म का वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ग्रो करता है कि हमारा जो बिजनेस की कैपेबिलिटीज है उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से हम उस सिस्टम को वर्क करवा रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से लेकर चल रहे हैं, वो किस तरह से हमारी जो चीजें हैं उनके अंदर रिक्वायर चेंज कर रही हैं। अब ये बता रहे हैं कि हमें किन चीजों के अंदर जो जरूरत पड़ती है रिक्वायर करने के लिए, मतलब चेंजेस लाने के लिए। उनमें हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर, डाटाबेसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। क्या हम ऑर्गेनाइजेशन को लाइक कर सकते हैं कि जो डिपेंड करता है आपके सिस्टम को किस तरह से आपने उनको पेमेंट करना है, उनकी इजाजत किस तरह से काम को आगे लेके चलना है। एंड information system contains information about an organization and its surrounding environment. Basic activities: input, processing, and output produce the information. Organization need feedback is output returned to appropriate people or activities in the organization to evaluate and refine the input. Environmental actors such as customers, suppliers, competitors, stakeholders, and regulatory agencies interact with the organization and its इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें यहाँ पे क्या है कि जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बेसिकली बताया हमारी तीन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। पहले आप इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद आपको आइडिया हो कि इनपुट के बाद आप लोग क्या करते हो, किस तरह से आउटपुट लेते हो, तो आगे फिर उनके बाद उनकी प्रोसेसिंग कैसे करो, इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लेके जाते हैं, आपका जो आउटपुट होता है वो आपको किस तरह से रिटर्न हो रही है, उसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, एक्टिविटीज को कैसे आगे लेके जाया जाता है, इन्वायरमेंटल एक्टर्स कौन से हैं जिन्हें कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, स्टेक होल्डर, रेगुलेटरी एजेंसीज, ये सारी चीजें क्या है हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन को एक फर्म को एक बिल्ड करने में काम आती हैं। इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हुए हम अपनी एक फर्म जो होती है उसको बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह ये हमने इसकी डायग्राम में देखा कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बिजनेस फर्म जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे टोटली डिपेंडेंट है, उसको देखते हुए हम उसके मुताबिक उसकी वर्किंग को करते हैं, एक फर्म बनाते हैं। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की जो कैटेगरीज आती है मेजर, अब हम उसको देखते हैं कि कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। Three major categories of knowledge management system. Number one, enterprise wide knowledge management system. Number two, knowledge work system. Number three, intelligent enterprise knowledge wide knowledge management system. General purpose wide firm wide effort to collect, store, distribute and डिजिटल कंटेंट एंड नॉलेज। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए वर्क करता है कि हमारी एफर्ट कैसे जा रही है, कलेक्ट कैसे करें, स्टोर क्या करें और चीज़ों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका नॉलेज कैसे रखते हैं। नॉलेज वर्क सिस्टम में क्या आता है, स्पेशलाइज सिस्टम जितने भी हम बिल्ड किए जाते हैं इंजीनियर, साइंटिस्ट और अदर नॉलेज के लिए जो कि वर्क करते हैं चार्ज विद डिस्कवरिंग एंड क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। अपने देखते हुए अपना सिस्टम को आगे मूव करवाते हैं कि हमने किस तरह से सिस्टम आगे लेके जाना है। इंटेलिजेंस कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, डाइवर्स ग्रुप ऑफ टेक्निक्स सच एज डाटा माइनिंग यूज्ड फॉर वेरियस गोल्स, डिस्कवरिंग नॉलेज, डिस्टाइलिंग नॉलेज, डिस्कवरिंग एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। कि हमारा जो बेसिक सोल्यूशन है उसके ऊपर ये लेकर हुए वर्क करता है कि हमारी जितनी भी नॉलेज की टेक्निक्स हैं ये जितना नॉलेज हमारा डिस्कवर कर सकती हैं, उनके ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, इनका गोल अचीव कर सकते हैं, इसको हम लोग बेसिक में लेके जाते हैं। अब मेजर टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज वर्क सिस्टम, नॉलेज इंटेलिजेंट सिस्टम। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आता है इंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जनरल पर्पज इंटीग्रेटेड फर्म वाइड एफर्ट कलेक्ट, स्टोर एंड यूज डिजिटल कंटेंट आ जाता है एंड नॉलेज। इन सब चीज़ों को देखते हुए काम करता है। इसमें ये स्ट्रक्चर नॉलेज होता है, सिस्टम सेमी स्ट्रक्चर नॉलेज एंड नॉलेज नेटवर्क सिस्टम। इनके स्ट्रक्चर
भी होता है, कुछ स्ट्रक्चर्ड चीजें भी थी, इसलिए इसको स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को इकट्ठा करके सेमी स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। नॉलेज वर्क सिस्टम में क्या आता है, स्पेशलाइज्ड वर्क स्टेशन आते हैं, सिस्टम्स, इंटरप्राइज आ जाते हैं, इंजीनियर्स एंड अदर नॉलेज वर्कर्स टू क्रिएट एंड डिस्कवर न्यू नॉलेज, के हमारे नॉलेज को किस तरह से वो लोग डिस्कवर कर सकते हैं, चीज़ों को बराबर लेके जा सकते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, 3D विजुअलाइजेशन, वर्चुअल रियलिटी, इन्वेस्टमेंट वर्क स्टेशन, हमारा किस तरह से इन्वेस्टमेंट वर्क स्टेशन काम कैसे चल रहा है। अब आते हैं इंटेलिजेंस टेक्निक्स पे, वो टेक्निक जिनके ऊपर माइंड लेवल लगाया जाता है, उन टेक्निक्स को देखते हुए फर्दर वर्किंग की जाती है। टूल्स फॉर डिस्कवरिंग पैटर्न, ठीक है, जहाँ पे इंटेलिजेंस का वर्ड आ जाए वहाँ पैटर्न लगते हैं, इनकी चीज़ को डिस्कवर करेंगे, लाइक हमने चेयर की पहचान कराएंगे तो वहाँ पैटर्न लगेंगे, न्यूरल नेटवर्क का काम आ जाता है, जो कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करवाता है, यानी कि उन्होंने खुद ही बता दिया, एक्सपर्ट सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, केस बेस्ड रीजनिंग, फूजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिथम, इंटेलिजेंस इंजन, ईच एंड एवरीथिंग कहते हैं। 3 कैटेगरीज मैनेजमेंट सिस्टम, ईच कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू मोर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम, जितने भी हमारे पास सिस्टम में वर्क करते हैं सब चीज़ों को लेकर चलता है। अब मेजर हमारे पास जो टाइप्स हैं हमें सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड आता है। स्ट्रक्चर में रिपोर्ट प्रेजेंटेशन की जाती है, इनकी रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर उनकी प्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मल इन रूल्स लगाए जाते हैं, जितने बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए उनको देखा जाता है। सेमी स्ट्रक्चर में ईमेल्स एंड वीडियोस की जाती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि टेक्स्ट नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो कि बिखरी हुई फॉर्म होता है कि हमें ऐसे मिल जाता है कि हमें जब पता लगता है बाद में ऐसा मिल जाए, उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। 80% ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कंटेंट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, कहते हैं 80% जितना भी नॉलेज होता है ना वो सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, जिसमें डाटा को आगे मूव करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरप्राइज वाइड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं, कैप्चर करते हैं, स्टोर, रीड, ड्राइव, डिस्ट्रीब्यूट, प्रोसेस। अच्छा, इनका जो मेन काम है ना डॉक्यूमेंट्स बनाना है, फिर रिपोर्ट्स बनाने, इनको बेस्ट प्रैक्टिस करनी, सेमी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ईमेल बनाना है, ब्रिंग इन एक्सटर्नल सोर्सेज बनाने, न्यूज़ फीड एंड रिसर्च, टूल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, हमने टूल्स देखने हैं, कोलैबोरेशन करनी है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हमारे पास क्या ये यूजर है, यूजर ने कैसे काम करना है, क्रिएट करना है, कैप्चर करना है, क्रिएट कर ले या कैप्चर कर ले, टैग करना है, इसको स्टोर यानी कि रीड राइट भी करवा सकते हैं, मैनेज, रिव्यू, डिस्ट्रीब्यूट एंड पब्लिश, और ये यूनिफाइड रिपोजिटरी, मतलब वो एक बेसिक जरिए से आता है, काम करवाना है, रिपोर्ट बनानी है, प्रेजेंटेशन, बेस्ट प्रैक्टिस, मेमोज यानी कि नंबर वगैरह लगाने, डिजिटल स्लाइड्स बनानी है, ईमेल्स, ग्राफिक्स, वीडियोस, न्यूज़ फीड, each and everything. An enterprise content management system has capabilities for classifying, organizing and managing structured and semi-structured knowledge and make it available throughout the enterprise. अब enterprise का जहाँ वर्ड आ जाता है ये बिजनेस के साथ डीलिंग करवाता है, इसमें वो कह रहा है कि इसमें कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होंगी, हमें क्लासीफाई पता हो कि हमने काम क्या करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना है उनको, यानी कि एक मैनर में लाना, फिर मैनेज करना, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर हमने भी पढ़ा कि 80% जितना भी वर्क है स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर में नॉलेज का किया जाता है, इनको अवेलेबल किया जाता है थ्रू आउट ओवर द बिजनेस, जितना बिजनेस हमें चाहिए होता है पूरे सिस्टम के साथ, तो इसको मैनेज करके हम लोग चलाते हैं। ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल का जहाँ पे वर्ड आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि हमने पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना अपने आप को और उनके साथ अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वर्किंग में इस चीज को लेकर आना होता है, इसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी डिटेल्ड वर्क आता है वो क्या आता है कि हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर ट्रांसफर्ड बिजनेसेस, ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेसेस, किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम जितना भी होता है उसको हम बिजनेस में कैसे लेके जा सकते हैं। इंक्रीज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट 10% to 15%, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी to customer demands, shifts in media and advertising through emails, blogs, Google Ads, new laws and cyber laws। ये कहता है ये टेक्नोलॉजी 4 मेथड उसने हमें बताए हैं कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को ट्रांसफर करते हैं किसी भी बिजनेस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपनी जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाते हैं, 10% से 15% तक इंक्रीज करते हैं अपनी डिपॉजिटनेस को, कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक अपने मीडिया या एडवर्टाइजमेंट जितने भी हमारे चल रहे हैं यानी कि ब्लॉग्स, इंफॉर्मेशन, गूगल एड्स, ईटीसी न्यूज के लास्ट साइबर ला, इन सबको लगा के हम आगे से आगे अपना काम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज में, इंटरनेट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑन ग्लोबल स्केल। अच्छा, इंटरनेट में हमारे पास क्या होती है कि जितनी भी ग्लोबल सेल्स हैं ये उनको आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है कि और हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ों का सामना करने में कौन से ऑपरेशनल कॉस्ट में या किन चीज़ों में हमें कमी या पेशी आती है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। रिड्यूस्ड ग्लोबल
रिड्यूस ग्लोबल आ जाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट, हमारी ग्लोबल लेवल पे ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस में क्या आता है, पूरी दुनिया के साथ हमारी मार्केट प्लेस वैल्यू कस्टमर सप्लायर, फाइंडिंग लोअर कॉस्ट सप्लायर, मैनेजिंग प्रोडक्शन फॉर क्वालिटी इन अदर कंट्रीज। हाँ जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जितने भी लो कॉस्ट के सप्लायर्स हैं उनको मैनेज करना है, उनके प्रोडक्ट फैसिलिटी को, फिर उसके बाद वैलिडिटी जितनी भी हमारी है, यानी कि जो उस चीज़ को बना रही है, दूसरी कंट्रीज में सप्लाई कर रही है, या उनका जो काम चला रही है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है, उसको हम लोगों ने मैनेज करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन द इमर्जिंग फुली डिजिटल फॉर्म, कौन सी आ जाती है, सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप्स आर डिजिटली अनेबल्ड एंड मीडिएटेड। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी सिग्निफिकेंट का जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना। हमारा जितना भी डाटा है वो इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप बनाता है, अनेबल करता है हमारे मीडिया को किसके साथ, कि हम लोग अपना बिजनेस रिलेशनशिप जो होता है उसको इंक्रीज कर सकें। कोर बिजनेस प्रोसेस आर अकॉम्प्लिश थ्रू डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क के थ्रू हम अपने बिजनेस का जो प्रोसेस है अकॉम्प्लिश यानी कि फॉरवर्ड अपने बिजनेस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। की कॉर्पोरेट एसेट्स आर मैनेज डिजिटली, जितना भी एसेट्स है हमारा उनको हम डिजिटली मैनेज करते हैं, यानी कि हमने उनके लिए पेपर वर्क मैनुअली नहीं करना, सारा काम कंप्यूटराइज्ड करते हैं। इसको हम की कॉर्पोरेट एसेट्स कहते हैं, कि जो हमारे मैनेज करवा रहे हैं चीज़ों को। डिजिटल फर्म्स ऑफर ग्रेटेस्ट हाँ देती हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हाँ जी, यहाँ पे जितनी भी डिजिटल फर्म्स हैं वो हमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस एक ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा देते हैं। इनमें टाइम शिफ्टिंग, स्पेस शिफ्टिंग, ईटीसी, ये सारा कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एबिलिटी टू यूज information technology and ability to implement corporate strategies and achieve corporate goals. Business firms invest heavily in information system to achieve six बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। यहाँ पे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि जितना भी हमारी इंडिपेंडेंस है एबिलिटी को यूज करने की इंफॉर्मेशन में, या फिर वो एबिलिटी जो कि हमारी स्ट्रेटेजी के साथ कोऑपरेट करवाती है, हमारे डाटा को आगे से आगे लेकर जाती है, वो हैवीली इंफॉर्मेशन सिस्टम को अचीव करते हैं। उनकी 6 बिजनेस स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 operational excellence, number 2 new product services and business models, number 3 customers and suppliers intimacy formality, and number 4 improved decision making, number 5 competitive advantage, नंबर 6 सर्वाइवल। अब नंबर 1 पे जो है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ऑपरेशनल से मराद ये है कि हमने उसकी फंक्शनैलिटी, उसके ऑपरेशंस को देखना है, उनको जज करना है। एक्सीलेंस से मराद के बेहतरीन अंदाज में उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए काम को आगे लेके जाना है। यूज एज टूल टू अचीव हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हमें ये टूल्स एंड हायर एफिशिएंसी जो होगी उसको देखते हुए वर्क को आगे लेके जाना है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, ये चीज़ है, वो कैसे वर्क कर रही है, वो एफिशिएंटली चल भी रही है कि नहीं चल रही, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, किस तरह से वो काम को आगे लेके जा रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल, अब जब न्यू का नाम आया तो हमने जितनी भी न्यू प्रोडक्ट बनाई उनकी सर्विसेज देनी, उनके बिजनेस मॉडल्स को बिल्ड करना है। म्यूजिक इंडस्ट्री, न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मॉडल्स ईजी। अच्छा, यहाँ पे MELKE पे ये क्या है, ये मॉडल्स के नाम है, ये वो इंडस्ट्रीज के नाम है जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये मॉडल्स को क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं कस्टमर्स एंड सप्लाई फॉर्मेलिटी, ये ग्लोबलाइज, ये वो सर्विसेज हैं जो हम पूरी दुनिया में अगर कोई ऑपरेट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई फंक्शनैलिटी दे रहे हैं तो हम उसके साथ किन चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है, किन मुश्किलात का, तो उसके अंदर रहते हुए हम काम करते हैं। कस्टमर्स एंड सप्लाई फेमिलैरिटी आ जाती है, फेमिलैरिटी मतलब एक जैसा होना। होटल कीप कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, अमेजोन कस्टमर ट्रैकिंग आ जाती है, कस्टमर्स की ट्रैकिंग उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखा जाता है कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो किस तरह रखते हुए आगे चीज़ों को लेके जा रहा है। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग, हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है चीज़ के अंदर, फैसला कौन अंदाज में काम कैसे चलना है। बेस्ट गेसेस विद राइट डिसीजन। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने गेस जो है वो बेस्ट लेना है, डिसीजन आपका राइट होना चाहिए, इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं थ्रू राइट इन्फो एट द रेट ऑफ राइट टाइम, यानी कि आपने राइट इन्फो ली है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ली है और ट्रू टाइम पे जाके आप उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा रहे हैं। कंपिटेटिव एडवांटेज वो एडवांटेज होता है जो पूरी दुनिया के साथ आपको कम्पीट करवा रहा है, आपकी थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह बेटर वे में लेके जा रहा है। डूइंग द थिंग्स बेटर देन अदर्स, हाँ जी, हमारी जो थिंग्स हैं या ज़रूरतें हैं, चीज़ें, उनको दूसरों की निस्बत ये बेहतर बनाता है, उनके अंदर फैसिलिटीज़ पैदा करता है कि हमारी चीज़ें आगे से आगे कैसे मूव कर सकती हैं। अब आते हैं सर्वाइवल, जहाँ पे सर्वाइवल हो जाए तो सर्वाइवल का जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो ये है हमारे पास कि
किसी चीज को रहते हुए हमने सरवाइव करना, उनकी चीजों को समझना कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसी के अंदर रहता है उस कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करना। आईटी इज नेसेसरी आइटम टू सर्वाइव इजी बैंक। हाँ जी, आईटी क्या है, बहुत ही नेसेसरी आइटम है जिसके बगैर हम क्या अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी चीजों को इन्वॉल्व किए बगैर आगे नहीं चला सकते। इसमें बैंक्स में आईटी का होना बहुत जरूरी है, तभी हम ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह ईटीसी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस टूडे, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रोल है बिजनेस के टूडे। द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या क्या है बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस। यानी कि ये वो टूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आपके किसी सॉफ्टवेयर के साथ डीलिंग कराते हैं, फिर उन सॉफ्टवेयर के साथ आपको काम करते हैं। तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपका हार्डवेयर भी होना चाहिए, फ्री आप कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर टेलीकम्युनिकेशन के इंटरनेट चाहिए। ये सारी चीजें आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए काम को परफॉर्म करवाते हैं। There is a growing interdependence between a firm's information system and its business capabilities. Changes in strategy, rules, and business process has increasingly required changes in hardware, software, databases, and telecommunication. Often, what the organization would like to do depends on what its system will permit it to do. जब हमारा सिस्टम ग्रो करता है, वो किसके अंदर डिपेंड करते हुए ग्रो करता है, एक फर्म का वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम से ग्रो करता है कि हमारा जो बिजनेस की कैपेबिलिटीज है उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह से हम उस सिस्टम को वर्क करवा रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेटेजीज, रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से लेकर चल रहे हैं, वो किस तरह से हमारी जो चीजें हैं उनके अंदर रिक्वायर चेंज करें। अब ये बता रहे हैं कि हमें किन चीजों के अंदर जो जरूरत पड़ती है रिक्वायर करने के लिए, मतलब चेंजेस लाने के लिए, उनमें हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर, डाटाबेसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। क्या हम ऑर्गेनाइजेशन को लाइक कर सकते हैं कि जो डिपेंड करता है आपके सिस्टम को किस तरह से आपने उनको पेमेंट करना है, उनकी इजाजत किस तरह से काम को आगे लेके चलना है। एंड information system contains information about an organization and its surrounding environment. Basic activities, input, processing, and output produce the information organization need. Feedback is output returned to appropriate people or activities in the organization to evaluate and refine the input. Environmental actors such as customers, suppliers, competitors, stakeholders, and regulatory agencies interact with the organization and its इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें यहाँ पे क्या है कि जितना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बेसिकली बताया हमारी 3 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। पहले आप इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद आपको आइडिया हो कि इनपुट के बाद आप लोग क्या करते हो, किस तरह से आउटपुट लेते हो, तो आगे फिर उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग कैसे करो, इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लेके जाते हैं, आपका जो आउटपुट होता है वो आपको किस तरह से रिटर्न हो रही है, उसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, एक्टिविटीज को कैसे आगे लेके जाया जाता है, इन्वायरमेंटल एक्टर्स कौन से हैं जिन्हें कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, स्टेक होल्डर, रेगुलेटरी एजेंसीज, ये सारी चीजें क्या है हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन को एक फर्म को एक बिल्ड करने में काम आती हैं। इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हुए हम अपनी एक फर्म जो होती है उसको बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह ये हमने इसकी डायग्राम में देखा कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बिजनेस फर्म जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे टोटली डिपेंडेंट है, उसको देखते हुए हम उसके मुताबिक उसकी वर्किंग को करते हैं, एक फर्म बनाते हैं। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलैबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।